समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने कहा, देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद, जरूरत पड़ी तो जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। व्यापारियों पर गेहूं के स्टॉक का खुलासा करने जैसे कदमों पर सरकार कर सकती है विचार। घरेलू जरूरतों के लिहाज से गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 1300 करोड़ रुपए के HP शिवा प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। शिवा प्रोजेक्ट से प्रदेश के बागवानों की बदलेगी तकदीर। 7 जिलों के 28 विकास खंडों में लगभग 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में परियोजना की जाएगी लागू। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। जेपी नड्डा ने गांधीनगर में भाजपा किसान मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित नमो किसान पंचायत ई-बाइक कार्यक्रम की शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मत्स्य पालक किसानों के लिए की बड़ी घोषणा। कहा, मछली पालकों को केंद्र की सब्सिडी का नहीं करना होगा इंतजार। सब्सिडी आने में अगर होती है देरी तो हरियाणा सरकार देगी एडवांस में सब्सिडी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सफल बनाने में हरियाणा की नई पहल। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। फिक्की के तत्वाधान में आयोजित लीड्स 2022 से संबोधित होते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार लगातार छोटे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। भारत को आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार लगातार देश के छोटे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि खेती किसानी के समक्ष चुनौतियों को कम किया जा सके, किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। इसी के साथ भारत कृषि क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बनने की यात्रा पर तेजी से चल रहा है। सिंचाई प्रणाली, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि के बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि के कारण आने वाले वर्षों में कृषि उद्योग को और गति मिलने की उम्मीद है। गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने कहा है कि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। अगर जरूरत पड़ी तो जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार ताकि घरेलू आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। व्यापारियों पर गेहूं के स्टॉक का खुलासा करने और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टॉक सीमा तय करने जैसे कदमों पर सरकार विचार कर सकती है ताकि देश में गेहूं की पर्याप्त सप्लाई बनी रहे। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 82वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है। घरेलू जरूरतों के लिहाज से गेहूं का पर्याप्त भंडार हमारे पास उपलब्ध है। सरकार के पास सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 2.4 करोड़ टन गेहूं मौजूद है। खाद्य सचिव ने कहा कि सट्टेबाजी के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। सुधांशु पांडे ने कहा कि फसल वर्ष 2021-22 जुलाई-जून के रबी सत्र में गेहूं का उत्पादन करीब 105 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि व्यापार जगत का अनुमान 95-98 मिलियन टन का ही है। खाद्य सचिव ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 45 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया है। इनमें से 21 लाख टन निर्यात 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंधन लगाने से पहले किया गया है। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 1300 करोड़ रुपए के HP शिवा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों और बागवानों में उत्साह है। शिवा प्रोजेक्ट से प्रदेश के बागवानों की तकदीर बदलने वाली है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, ऊना, सिरमौर और बिलासपुर जिलों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1300 करोड़ रुपए के उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना मंजूरी मिलने से बागवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एशियाई विकास बैंक इस परियोजना के लिए 1036 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। शेष राशि प्रदेश सरकार खर्च करेगी। 7 जिलों के 28 विकास खंडों में लगभग 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये परियोजना लागू की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से 7 जिलों में संतरा, अमरूद, अनार, लीची, जापानी फल, आम फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये परियोजना 2022-23 से 2027-28 तक चलेगी। इस परियोजना के तहत 15,000 से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत 1 करोड़ फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण और किसानों की
आमदनी बढ़ाई जाए। HP शिवा परियोजना का मुख्य उद्देश्य बागवानों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है ताकि इन क्षेत्रों से युवा आबादी का पलायन शहरों की तरफ न हो। बागवानी को सुदृढ़ करने के लिए HP शिवा प्रोजेक्ट लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। मुख्य परियोजना के प्रथम चरण में 975 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना के पहले चरण में 7 जिलों में हजारों हेक्टेयर भूमि पर फलदार पौधों को उगाया जाएगा। 15,000 किसान लाभान्वित होंगे और हिमाचल की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। भाजपा अध्यक्ष अपनी 2 दिवसीय गुजरात यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। JP नड्डा ने आज गांधीनगर स्थित नभोई के पटेल फार्म में भाजपा किसान मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित नमो किसान पंचायत ई-बाइक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर गरीब जनता को मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल देकर अपनी गरीब जनता, अपने साथी लोग सबको उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया और इस माध्यम से, इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को बीमारी से भी लड़ने का ताकत दी और साथ ही साथ हमारे यहाँ कोई भूखा न सोए इसकी चिंता की। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मत्स्य पालक किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी में अगर देरी होती है तो वो सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के मछली पालकों के लिए सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा भी की है। इससे यहाँ के झींगा मछली पालकों को सीधे लाभ होगा। इससे पहले यहाँ के मछली पालक रोहतक जाकर लैब टेस्टिंग की सुविधा लेते थे। मुख्यमंत्री सोमवार को सिरसा जिले के चोरमार खेड़ा गांव में आयोजित झींगा किसानों की कार्यशाला में बोल रहे थे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मछली की खरीद और बिक्री के लिए झज्जर या गुरुग्राम में से किसी एक जिले में थोक मछली मार्केट स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक तरक्की में लाभ मिलेगा। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मछली पाल किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। इसी प्रकार मछली पालन में बीमा करने के लिए भी सरकार बैंक व बीमा कंपनियों से बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन में बिजली खपत एक बड़ा विषय है। फिलहाल सरकार जिन किसानों की खपत 20 किलोवाट है उन्हें 4.75 प्रति यूनिट दर पर बिजली उपलब्ध करवा रही है। मछली पालक अपने प्लॉट पर सोलर प्लांट भी लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति हॉर्स पावर 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है जो अधिकतम 2 लाख रुपए तक हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भिवानी जिले के गरवा गांव में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क बनाया जाएगा। ये एक्वा पार्क 25 एकड़ में होगा। इसमें मछली पालन से जुड़े नए शोध, मछली पालन की नई किस्म, बीज पर शोध किया जाएगा। इससे मछली पालकों को सीधे लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिलने वाला लाभ अगले 3 वर्ष तक मिलेगा। झींगा बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। लंपी डिजीज के कारण देश के कई राज्यों में गायों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन राजस्थान में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। गायों में फैली इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को एडवाइजरी जारी करने के अलावा वित्तीय मदद भी दी है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री व किसान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभुलाल सैनी से। जानवरों में फैली लंपी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और इसी को लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, साथ ही वित्तीय प्रावधान भी किए हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी। राजस्थान नंबर 1 लंपी पॉक्स बीमारी में, पशुधन की संख्या सबसे ज्यादा, किसानों की आर्थिक तरक्की का महत्वपूर्ण आधार पशुधन और लंपी पॉक्स की बीमारी भी उन पर सबसे ज्यादा। केंद्र की एडवाइजरी के बावजूद मंत्री ने पहली यात्रा राजस्थान में की, लेकिन स्थिति जस की तस। ऐसा क्यों? राजस्थान की सरकार पशुपालन को गंभीरता से नहीं ले पा रही है। जब ये सबसे पहले लंपी पॉक्स डिजीज़ जो स्किन डिजीज़ है, ये जोधपुर से बाड़मेर से होते हुए जब प्रवेश कर रही थी
तब सरकार का चिकित्सा बेड़ा जो था हमारा वो सुस्त पड़ा हुआ था। लगभग 2.5-3 साल से हमारे पशुपालन का निदेशक की पोस्ट खाली चल रही है। एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, LSA सारे के सारे पोस्ट यहाँ पर चल रहे हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में मात्र ये आंकड़े तैयार करने का काम कर रहे हैं, चिकित्सा और उपचार की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। भारत सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। भारत सरकार के जो संस्थान है ICR के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च, दोनों ने लंपी प्रोवैक नाम से एक वैक्सीन तैयार किया है और इसको इजाद भी गवर्नमेंट ने कर दिया। हालांकि सभी राज्यों को समान रूप से दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है कि राज्यों में, राजस्थान में इसकी डोज प्रभावित पशुपालकों तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसा क्यों? सरकार को चाहिए तत्काल प्रभाव से स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, पंचायत राज संस्थाएं हैं, जिला परिषद हैं, सारे ऐसी जो संस्थाएं हैं उनको साथ में लेके प्रत्येक गांव में इसकी जिम्मेदारी उनको बांटना चाहिए और आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था या मोर्टेलिटी होने के बाद में उनका जो डिस्पोजल टेक्निकल होना चाहिए उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो किसान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभुलाल सैनी, जिनका मानना कि केंद्र सरकार लंपी पॉक्स बीमारी को लेकर न केवल गंभीर है बल्कि राज्यों को जरूरी सुविधाएं वित्तीय मुहैया करवाने के लिए भी कृतसंकल्पित है। केवल राज्यों की जिम्मेदारी है कि इस बीमारी को लेकर जमीनी स्तर पर प्रभावित किसानों तक दवाइयां और जरूरी सामग्री पहुंचाएं ताकि समय रहते वो किसान अपने पशुओं को इस बीमारी से निजात दिलाकर उन्हें स्वस्थ और सेहतमंद बनाएं। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। सरकार ने जम्मू कश्मीर में इंडोर केसर की खेती पर पहला प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह विशिष्ट प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम जम्मू के शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के पंपोर स्थित केसर और बीज मसालों के लिए उन्नत अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था और इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD द्वारा प्रायोजित किया गया था। कश्मीर का केसर अपनी सर्वोत्तम गुणवत्ता और हमेशा प्राप्त करने के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी जबरदस्त मांग रहती है, इसीलिए सरकार इससे दुनिया की महंगी प्रजाति की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन घर के अंदर भी केसर पैदा करने के उद्देश्य से इस अद्भुत प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सरकार द्वारा की गई पहल है। इस उद्देश्य के लिए सरकार केसर बीज के बल्बों के साथ साथ विशेष ट्रे उत्पादकों के बीच मुफ्त वितरित करती है ताकि वे कार्यक्रम के दौरान सीखी गई विशेष विधियों को लागू कर सकें और भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। इस विशेष प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम के दौरान अच्छी संख्या में प्रगतिशील केसर किसान मौजूद थे और सभी उत्पादकों ने विशेष रूप से घर के अंदर केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस पहले विकास कदम के लिए सरकार की सराहना की। केसर की खेती को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनोखी और महंगी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार का विकास जारी रखना चाहिए। दो चीज़ें बड़े अहम हैं जिनके बारे में यहाँ पर हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। सबसे पहले मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे एक नई सोच ज़मींदारों के लिए बनाई है कि इंडोर सैफरन कल्टीवेशन। ट्रेडिशनली हम अपनी ज़मीनों में कल्टीवेशन करते हैं सदियों से, तो उसका एक अलग एक अपना एक टेम्परेट है। लेकिन आज के दिन के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ दे रहे हैं, ट्रायल्स भी दे रहे हैं, इंडोर सैफरन ट्रायल्स कल्टीवेशन। मुझे लगता है कि अगर ये वाकई ये सक्सेसफुल हुआ है, ये जो हम इंडोर लगा रहे हैं कल्टीवेशन, ये वाकई तौर जो छोटे ज़मींदार लोग हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है वो भी इस दायरे में आ सकते हैं, कि जिनका ख्वाब होगा कि हम इस सैफरन कल्टीवेशन को आगे ले जाएंगे लेकिन ज़मीन नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने 10 बाई 10 कमरे में 10+10 10 बाई 10 रूम में वो 1-2 क्विंटल 3 क्विंटल का सीड लगा सकते हैं ट्राइज में, और वो खासा अपना जो इसमें जो क्रॉप निकलेगा बहुत क्रॉप अच्छा निकलेगा उनके। आजकल पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी पे जोर दे रहा है, हमें भी एक यंग और 21 सेंचुरी चल रहा है कि हमें भी टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना है, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर की बात, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी अपनाना है। क्योंकि अगर पूरे दुनिया पर नज़र डालेंगे, जैसा इसराइल है या दूसरे कंट्री के पास टेक्नोलॉजी, इसलिए वो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ है, तो हमारा इंडिया भी अब इस इनिशिएटिव पे आ गया है कि हम अपनी ग्रोवर्स को अच्छा टेक्नोलॉजी देंगे। जैसे यहाँ पे आज इंडोर सैफरन की बात हो रही है, इंडोर कल्टीवेशन, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि
इसमें जितना से जितना कामयाब हो जाएगी इंडोर सैफरॉन कल्टीवेशन, तो ये एक लोगों के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अब थोड़ा लैंड भी श्रिंक हो रहा है, लैंड पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब लोग इसको घर में भी उगाएंगे, घर में कल्टीवेशन करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो कश्मीर का सैफरॉन है ये माना जाता है पूरी दुनिया में, इसमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ईरान से भी बेहतर अच्छी क्वालिटीज़ है, स्पेन से, अफगानिस्तान से। तो जब हम इसको बसली अंदर करेंगे, बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन करेंगे सैफरॉन की, तो ये और एक नया शेप दे देंगे पूरा दुनिया में। ये तो खुशाइन बात है कि जो हमारे प्रिलिमिनरी रिसर्च ट्रायल्स जो रहे यहाँ पे गुज़िश्ता 3-4 साल से, तो वो बड़ी खुशाइन है। बड़े अच्छे कारगर नतीजे हमारे आए हैं। जो इंडोर सैफरॉन आपने देखा भी होगा, पिछले साल जब हमने यहाँ ट्रेज में इंडोर सैफरॉन प्रोडक्शन किया था, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दी थी और फार्मर भी उस ट्रेनिंग से बड़े खुश हो गए, बड़े कंफर्टेबल फील हुए। और उसके बाद में जो एक कॉर्म के लिए एक चिलिंग फेज रहता है, चिलिंग पीरियड रहता है, हमारा ये अंदेशा था आया वो चिलिंग सीजन में, सीजन के बाद इनमें रिप्रोडक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लेकिन हमने देखा है कि रिप्रोडक्शन अच्छी तरह से हो गई है। ये हमारे लिए खुशाइन कदम है। आप भी देख रहे हैं जिस तरह से सैफरॉन लैंड की श्रिंकेज हो रही है, ऐसे लोगों की जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है या उनके पास अगर खाली किचन गार्डन है, वो उन हालात में भी सैफरॉन की कल्टीवेशन मुमकिन हो सके। सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में असम के बोंगाई गांव और मध्य प्रदेश के दतिया जिले में चलाए जा रहे कुपोषण के खिलाफ अभियानों का जिक्र किया। असम का बोंगाई गांव, जहां शुरू हुई है कुपोषण के खिलाफ मुहिम। परियोजना संपूर्णा अपनी तरह की अनूठी मुहिम, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र के स्वस्थ बच्चे की मां कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है। पोषण से जुड़ी जानकारियों पर चर्चा होती है। सितंबर 2020 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। जिला प्रशासन ने 2416 बच्चों को चुना। माताओं को बच्चों की सेहत सुधारने के लिए पर्याप्त सहायता दी। इस परियोजना के जरिए यहाँ साल भर में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में असम के बोंगाई गांव की परियोजना संपूर्णा का जिक्र किया, जिससे गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हूँ। दीपिका जी का बच्चा स्वस्थ नहीं था जैसे मेरा बच्चा स्वस्थ है, तो मुझे जिला प्रशासन ने इन्हें समझाने के लिए भेजा है कि कैसे बच्चे का ध्यान रखें। साथ ही फल, सब्जी, अंडे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सुर और ताल की जुगलबंदी से निकलता ये गीत संगीत कुपोषण के खिलाफ एक अभियान का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान छेड़ा गया है। जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया। सबसे अनोखा है मटका कार्यक्रम, जिसमें महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। मुहिम रंग लाई। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी और कुपोषण भी कम हुआ। दतिया पोषण अभियान में खास बात यह है कि यह अभियान शासन की योजनाओं के साथ साथ जन भागीदारी से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के मंच पे हमारे दतिया जिले का नाम लिया, निश्चित ही हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, हमारे विभाग के लिए और हमारी कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे लिए। और एक अविस्मरणीय क्षण था वो, जिस समय प्रधानमंत्री जी ने हमको हमारे दतिया जिले को गौरवान्वित किया। साल में 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ देशवासियों के प्रयासों को सराहा, बल्कि उन्होंने मिलकर कुपोषण के खिलाफ जन अभियान चलाने का संदेश भी दिया। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर में मंडियों में भाव। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव कहीं घटे तो कहीं बढ़े, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2000 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 100 रुपए बढ़कर 2100 रुपए हो गया। यहीं की राजकोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2340 रुपए, जो कि 19 सितंबर को भी 2340 रुपए पर टिका रहा।
मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,215 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 110 रुपए की तेजी के बाद 2,325 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 19 सितंबर को गेहूं के सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 2,200 रुपए पर हुए, जबकि 17 सितंबर को यहां इसका भाव था 2,220 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,370 रुपए, जो कि 19 सितंबर को भी 2,370 रुपए पर टिका रहा। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल गेहूं का कुल उत्पादन 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकता है। वही बात गेहूं के निर्यात की करें तो देश से होने वाला गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 के दौरान 70 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं का निर्यात किया है। चालू खरीफ सीजन में अरंडी का क्षेत्रफल बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 सितंबर तक खरीफ अरंडी की बुआई 7,28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 5,65,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल अरंडी की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,64,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वही बात अरंडी की आवक की करें तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में सोमवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 17 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 7,175 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 20 रुपए बढ़कर 7,195 रुपए हो गया। राज्य की मोडासा मंडी में 19 सितंबर को अरंडी का भाव 25 रुपए की कमजोरी के बाद 7,100 रुपए से 7,075 रुपए पर आ गया। यहीं की सिद्धपुर मंडी में 17 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 7,177 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 15 रुपए टूटकर 7,162 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सोमवार को अरंडी की खरीद फरोख्त 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। बिहार में धान के खेत की देखभाल करते रहें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से छिड़काव करें। किसान फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर लें। वहीं लाल मिर्च की रोपाई करें। बिहार में टमाटर की रोपाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। वहाँ मक्के के खेत में निराई कर लें। अभी अरहर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। ओडिशा में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। किसान कपास के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। यहाँ धान की रोपाई करें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। वहीं मूंग के खेत में निराई कर सकते हैं। ओडिशा में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें। टमाटर की बुआई करें। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई कर लें। वहां किसान बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। अभी प्याज में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन को संबोधित किया। देश भर में भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजादी के अमृतकाल में आज भारत अपने शहरी बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है।
दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 21 के जलवायु विहार में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मरम्मत कार्य के दौरान मजदूरों पर दीवार गिर गई, जिसकी बाद यह हादसा हुआ। दीवार गिरने से कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस और प्रशासन फंसे लोगों को बचाने का कार्य कर रही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पूरे 30 साल बाद एक बार फिर से आम लोग सिनेमा का लुत्फ उठा सकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजधानी श्रीनगर में 3 स्क्रीन वाले और 520 लोगों की क्षमता वाले पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों पुलवामा और शोपियां में एक बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया था। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक दिन अरविंद केजरीवाल जब कोई बयान देते हैं उसमें कोई वजन नहीं होता, क्योंकि उनके बयानों में ईमानदारी अथवा पारदर्शिता नहीं होती। उन्होंने कहा कि भाजपा जब बयान देती है तो केजरीवाल निरुत्तर हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 49वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों का प्रशासक, शिक्षाविद और विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक भूमिका से बखूबी सामना कर रहे हैं। नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की 47वीं वार्षिक सभा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल सहित कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। AIBD 26 देशों में फैले प्रसारकों को एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।